निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो है केडी चारण जी। केडी सिंह चारण जो है प्रदेश अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी विचार मंच धारा के, वो है राजस्थान से। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के अब्रिल मलिक जी। अब्रिल मलिक जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। उसके बाद हमारे साथ जुड़ी हुई है श्रीमती कंचन कुमारी जी, ये है सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविटीज। तो आज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये पैनलिस्ट हैं और आज का जो मुद्दा है वो है कश्मीर पीओके पे है। कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर का जो इतिहास है वो वर्तमान और राजनीतिक में किस प्रकार से चल रहा है, क्योंकि कुछ भी कह लीजिए अखिल भारतीय की तरफ से किसी भी तरफ से कुछ भी इस पे हो नहीं रहा है। सो बेसिकली आज पीओके पे है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर। तो सबसे पहले मैं केडी सिंह से पूछना चाहता हूं, केडी जी आप ये बताएं कश्मीर का विकास की शुरुआत और बंटवारा कब और कैसे हुआ था? केडी जी आप सब नमस्कार। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर कि जब 1947 के अंदर आजादी हुई तो उस टाइम हमारी जो रियासतें थी उस रियासतों के अंदर ये ऑप्शन था कि आप पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, आप भारत के साथ जा सकते हैं अथवा आप स्वतंत्र हो सकते हैं। ये तीन ऑप्शन थे। जी जी। तो सरदार पटेल ने लगभग पूरे देश को एकजुट कर लिया, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर ये तीन जो रियासतें हैं इनका पेच फंसा हुआ था। उन दो पे पुलिस कार्रवाई हुई और जम्मू कश्मीर को जो है जो महाराजा हरि सिंह थे वहां के, उनके इच्छा पे उनको स्वतंत्र एक राष्ट्र के रूप में छोड़ दिया गया। लेकिन ये चीज पाकिस्तान को हजम नहीं हुई और पाकिस्तान ने अपने जो मंसूबे थे वो स्वतंत्रता के कुछ दिन बाद जाहिर कर दिए। कबायलियों से कश्मीर पे हमला करवा दिया। हमला इतना खतरनाक था कि कबायली बच्चों को, महिलाओं को मारते काटते हुए आगे बढ़ रहे थे, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो महाराजा हरि सिंह जो थे उन्होंने तत्काल गृहमंत्री जो हमारे पटेल साहब थे उनसे संपर्क किया कि साहब कबायली और पाकिस्तान की जो सेना दोनों मिलकर कश्मीर पे आक्रमण करके अत्याचार कर रही है, हड़पना चाह रही है, तो हमारी मदद कीजिए। तो पटेल साहब ने कहा कि साहब मदद हम जब करें जब आप हमारा हिस्सा हो या हमारे आप विलय के अंदर साइन करो। तो 24 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का हिंदुस्तान में विलय हो गया और उसी के साथ हमारी एयरफोर्स और आर्मीज वो कश्मीर पहुंच गई और कश्मीर पहुंच के कबायलियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इस दौरान एक गलती जो जवाहरलाल नेहरू की बहुत बड़ा जो मतलब मैं तो अपराध कहूंगा, वो जो पीड़ा और वो हमारे नासूर है आज तक देश में। 1 जनवरी 1948 को नेहरू जी इस मामले को यूएनओ में लेके चले गए, संयुक्त राष्ट्र संघ में, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 4 प्रस्ताव पारित किए। उसमें से एक प्रस्ताव था कि यथास्थिति बनाए रखें, जो जहां की सेना है वो वहीं रुक जाए और उस जो सीमा है उसको नियंत्रित रेखा बोलो। तो इधर का हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर हो गया, इधर का हमारा हो गया। उसमें दूसरा प्रस्ताव यह था कि कश्मीर के अंदर जनमत संग्रह करा लिया जाए, लेकिन जनमत संग्रह की शर्त यह थी कि पाकिस्तान अपनी आर्मी को रिमूव करे, वहां से हटाए, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी आर्मी नहीं हटाई तो जनमत संग्रह हो नहीं पाया। और इस प्रकार ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध के कारण 3 बार युद्ध का कारण नहीं बना। भारत का जो बहुत बड़ा कारण है, देश की सबसे बड़ी विकास में जो समस्या है वो कश्मीर है। कश्मीर की समस्या पैदा हुई और उसके अंदर ही कहूंगा मैं निवर्तमान प्रधानमंत्री की जी, तो आज हमें भुगतना। मैडम कंचन, आज पीओके की स्थिति क्या है? जी मैडम कंचन। देखिए, जी जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही। देखिए, सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम तुलना करते हैं, क्योंकि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम कभी भी
ये नहीं कह सकते कि हमारा जो 50 साल का काम किसी सरकार कोई भी इंसान ने नहीं किया है। हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो देश है वो उन्नति किया है। हम ये नहीं कह सकते कि 50 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। इससे हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के पुरुषार्थ पे उंगली उठती है। ठीक है, तो इस नाते हम ये नहीं कहेंगे कि कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है या हो रहा है, लेकिन जो वादे करके सरकार आई है उसमें कितने काम हुए हैं ये तो आपको सरकार से ही सवाल पूछना चाहिए था। आप ये बताइए 370 हटा, लेकिन मैं तो लगातार देख रही हूँ हमारे शहादत हो रहे हैं वहां पे फौजियों का। वहां पे क्या ऐसी चीजें हुई हैं, बदलाव हुई हैं, जिससे कि हम ये माने कि कश्मीर आगे बढ़ा है या यथास्थिति उसी स्थिति में अभी तक है। सड़कें बनी, ये आपका नैतिक कर्तव्य है सड़कें बनाना। ये हम ये नहीं कह सकते कि ये वहां का विकास है। विकास क्या चाहिए था, वहां आपने रोजगार कितना पैदा किया। कश्मीर जो है ना हमारा, वो 70% जो है वो कृषि पर आधारित है, लेकिन उस हिसाब से आप ये बताइए कि आप वहां पे क्या काम हुआ। हमारे हिसाब से तो अभी कुछ नहीं लग रहा है कि हुआ है कुछ, क्योंकि यथास्थिति वैसी बनी हुई है, शहादतें रोज आ रही है। जहां बात ये हुई थी कि हम कोई एक को मारेगा, हम 10 को लेके आएंगे, तो कितने 10 आए हैं बस। हाँ जी, केडी जी आप कुछ बोल रहे थे? जी, मैं मैम को बोलिए जवाब देना चाह रहा हूँ। बोलिए जी, मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से सर कि 370 हटने के बाद में कश्मीर वास्तविक स्वर्ग बन गया। और इससे पहले हम स्वर्ग कहते थे, वो स्वर्ग था नहीं, वो नर्क में तब्दील हो चुका था। आप देखते हैं दिन दहाड़े 365 दिन पत्थरबाजी होना, जी, आतंकवादियों का सरेआम लूटपाट करना, आर्मी और नागरिकों पे हमले करना। आज कश्मीर की सब फिजा बदल चुकी है। आपको पता है शायद बीच में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां की जनसंख्या 1 करोड़ है और वहां जो पर्यटक और टूरिस्ट आए हैं वो 2 करोड़ आए हैं। 2 करोड़ टूरिस्ट कश्मीर के अंदर आए हैं। यहाँ के जो परियोजनाएं चल रही है, जो झेलम नदी है और 2-3 नदियां हैं, उनके ऊपर हजारों मेगावाट की बिजली पैदा हो रही है। अब यहाँ की जो केसर है, जो बिजनेस केसर का खत्म हो चुका था, वहां की केसर किसानों ने रिकॉर्ड तोड़ पिछले 2 साल के अंदर पैदा की है और उस केसर को अंतरराष्ट्रीय मानकों में सर्वश्रेष्ठ मार्क मिला है। जी, ये कब संभव हो पाया है? जब 370 हटने के बाद में शांति हुई है और वहां पे मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,20,000 करोड़ का बजट, आप ताज्जुब करेंगे, 1,20,000 करोड़ का, जब अधिकृत कश्मीर का बजट है 4,000 करोड़ रुपए। जी, वहां पे ये है चिनाब नदी के ऊपर जो रेलवे प्रोजेक्ट बन रहा है, चिनाब नदी पे जो रेलवे का जो पुल बन रहा है, वो वर्ल्ड का कुतुब मीनार और एफिल टावर से भी ऊंचा है और उसका आप बजट देंगे तो हतप्रत रह जाएंगे। वहां से जम्मू से बारामूला श्रीनगर को जोड़ने के लिए रेलवे ट्रैक बन रहा है, इसका बजट है पूरे अधिकृत कश्मीर के बराबर। बात देखिए, आप जो जवाब दे रहे हैं यहाँ पे डिबेट किस पे हो रहा है? नहीं, डिबेट किस पे हो रहा है आप ये तो देखिए। जो अधिकृत जगह है मैंने उसके लिए बात करी है ना। आप जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप कर रहे हैं, मैंने उस पे पहले ही कहा कि वो आपका नैतिक कर्तव्य है, वो आपको करना पड़ेगा। 370 हटने के बाद जो आपने वादा किया था कि हम पीओके से लेके आएंगे, पीओके से अधिकृत जमीन जो हमारा है उस पे हम उसको हम वापस लाएंगे, वो मैं उस पे सवाल कर रही हूँ। आपको मैं ये नहीं कह रही कि आप ये बताइए कि हमारा बजट कितना गया या क्या हुआ, वो नहीं बात। वहाँ हम डिबेट तर्क पे करिए कि किस बात पे हम बैठे हुए हैं डिबेट करने के लिए, है ना। वो कितनी जमीन वापस आई है और कितनी शहादतें वहां रुकी हैं, ये बताइए। अभी क्या फौजों पे अटैक नहीं हुआ? क्या अभी हमारे 60 फौजी क्या अभी शहीद नहीं हुए? इसका जवाब दीजिए आप। जो आप बोल रहे हैं कि सड़क बन रही, रेलवे बन रही है, ये मैंने इसी बात पे मैंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि 50 साल के कामों को हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने काम नहीं किया। ये हमारे पुरुषार्थ पे उंगली उठाना है, ये हमारे देश का मजाक उड़ाना होगा। इसलिए आप हमेशा तुलना मत करिए कि पहले क्या था अब क्या था। जब आप तुलना करते हैं इसका मतलब आप उसी लायक हैं, आपको क्यों जनता फिर चुनेगी? ये ना कहिए आप कि पहले क्या था अब क्या था। तुलना करेंगे तो आपके देश की ही बुराई निकल करके सामने आती है, आपके देश का ही मजाक उड़ता है। आप ये कहिए कि हम इतना आगे इसको बढ़ाए हैं या ये था हम इसको इतना बढ़ा रहे हैं। हमने ये नहीं कहा
ठीक है, कि आप अभी का हमको बताइए कि बजट कितना है और रेलवे बन रहा है, या जो अधिकृत जमीन है उस पे कितनी जमीन आप वापस लाए, कितने फिट लाए, वो बताइए। जी जी जी, अब्रिल मलिक जी, अभी आता हूँ केडी, आपके पास आता हूँ। अब्रिल मलिक जी, आप ये बताएं कि अब्रिल मलिक जी 2014 के पहले और आज की पीओके में क्या डिफरेंस आया? देखिए, आप पीओके की बात कर रहे हैं, और जो अभी कश्मीर है जहां से 370-35 से हटाया गया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या क्या कार्य किए उसको भी मैं गिना दूंगा, और जो पीओके की स्थिति है उसको भी मैं दर्शा देता हूँ, और उसके साथ साथ आपको ये भी अवगत करा देता हूँ कि किस प्रकार से 370 और 35 से हटने के बाद आम कश्मीरी को लाभ हुआ, किस प्रकार से स्पोर्ट्स के सेक्टर में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में युवा आगे बढ़े, और उसके साथ साथ कृषि के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई। उसके साथ साथ ये भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 370-35 से हटने के बाद फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती क्या कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये दोनों मजबूत पार्टियां हैं जम्मू एंड कश्मीर की। तो इनका रुख क्या रहता है लगातार? इनका रुख रहता है भारत विरोधी, और इनका रुख पाकिस्तान के पक्ष में रहता है। तो इस चीज को भी नोट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार केंद्र में आई है, जब से 370-35 से हटा है, तब से आतंकवाद लगातार कम हो रहा है। पहले के मुकाबले आज बहुत कम आतंकवादी घटनाएं घटित हो रही है, और इस चीज को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जहां तक बात है तुलनात्मक अध्ययन की, मैं तुलनात्मक अध्ययन इसलिए नहीं कर रहा कि पिछली सरकारों ने कम किया और अब की सरकारों ने हमने ज्यादा कार्य किया, इसलिए मैं नहीं कर रहा। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हम तुलनात्मक अध्ययन बिल्कुल कतई भी नहीं कर रहे हैं। हम इस चीज को दिखाने के लिए तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। हम इस चीज को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि जनता को यह अवगत कराया जा सके कि हमारी पार्टी के द्वारा क्या कार्य किए गए। हमारी पार्टी के द्वारा चाहे पेयजल की बात कर लीजिए, स्वच्छता के क्षेत्र में बात कर लीजिए, कृषि के क्षेत्र में बात कर लीजिए, महिलाओं के विकास के क्षेत्र में बात कर लीजिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बात कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बात कर लीजिए। लगातार किस प्रकार से कश्मीर में नई सड़कों का निर्माण हो रहा है, किस प्रकार से लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के मार्गदर्शन में कार्य हो रहे हैं, उस चीज को भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुए और कांग्रेस उसमें बड़ा कारण रही, और कांग्रेस के द्वारा टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा किस प्रकार से कार्य किए जाते रहे हैं। और इस चीज को भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के समय में ही आतंकवाद को बढ़ावा मिला, भारतीय जनता पार्टी के समय में आतंकवाद को समाप्त करने की मंशा के साथ कार्य किया गया। जो आतंकवादी नेता बैठ करके बिरयानी खाते थे मनमोहन सिंह के घर में, पीएम हाउस में, उस चीज को भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे इस देश के मनमोहन सिंह जी, उस समय आतंकवादियों के नेता बैठते थे मनमोहन सिंह जी के साथ और बिरयानी खाया करते थे। ये बहुत ही दुखद बात है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार, हमारा स्पष्ट मैसेज है कि किसी भी आतंकवादी घटना को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, किसी भी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा। ये मैसेज बहुत ही आवश्यक होता है, ये हमारी सरकार ने दिया है, लेकिन पिछली सरकारों के द्वारा इस मैसेज को नहीं दिया गया। वो बातचीत के नाम पर आतंकवादियों को बढ़ावा देने का कार्य किया करते थे, जो कि मैं समझता हूं बहुत ही दुखद है। हाँ जी, केडी जी, आप कुछ बोल रहे थे? मैं वही बता रहा था कि अगर हम तुलना नहीं करेंगे, तुलना की है इस देश की जनता ने, तभी तो आज कांग्रेस को 50 सीट मिली है, बिना तुलना के थोड़ी मिली है। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि बिना तुलना के तो आपको जनता ने सराखों पे रखा है, तो आप उस हिसाब से आप वहां जा ही क्यों रहे हैं? अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कार्यकाल, एक मिनट, सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा? ये चौथे प्रधानमंत्री है जिनका सबसे बड़ा कार्यकाल है। तो ऐसे में आप तुलना करेंगे तो ये कहाँ तक उचित है? सबसे पहले कार्यकाल किसका सबसे ज्यादा लंबा था? नेहरू जी का, उसके बाद इंदिरा गांधी जी का, मनमोहन सिंह जी का, अब मोदी जी का है, और जनता ने उनको सराखों पर बिठाया है। तो अभी भी आप तुलना कर रहे हैं, ये कहाँ तक जायज है भाई? केडी जी, अब आप ये बताएं कि अब कश्मीर का क्या भविष्य है? मैं एक मिनट में मैं एक मिनट जवाब दे दूं, पूरा अधूरा रह गया था बीच में। प्लीज दें आप, दें। तुलना नहीं करेंगे तो कभी भी पारदर्शिता नहीं आ सकती किसी भी राष्ट्र के अंदर।